रोल है नौजवानों का कि वो इस वायलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नौजवानों का एक अहम रोल होता है। किसी भी सोसाइटी में नौजवान अपने रोल को अगर प्ले करते हैं, अगर ऑनेस्ट होंगे, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड नौजवान होंगे, अगर पढ़े लिखे नौजवान होंगे, तो अपनी सोसाइटी को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक स्क्रीन पर है। ये टॉपिक एक बड़ा अहम टॉपिक है। विजुअल क्यूज इससे पहले हमने डिस्कस किया है। स्टैटिस्टिकल डाटा को इसके बाद आने वाले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। बार ग्राफ, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम, इसको आज कोशिश करेंगे अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की। और क्वेश्चन क्या है, ये एक क्वेश्चन इस स्टाइल का पूछा जाएगा इस साल, जो 8th का क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश के लिए। इसमें या तो आपको विजुअल क्यूज पर क्वेश्चन होगा जो हमने डिस्कस किया है, या स्टैटिस्टिकल डाटा पर होगा, बार ग्राफ या पाई चार्ट पर होगा, या हिस्टोग्राम पर होगा। और इसमें क्या होगा, MCQs की सूरत में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा जिसमें इन्फरेंस, एनालिसिस और इवैल्यूएशन आपसे इस बुनियाद पर आंसर मांगा जाएगा। अब बार ग्राफ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको ऑलरेडी बार ग्राफ्स मैथमेटिक्स में आप ये पढ़ते हैं और पाई चार्ट्स भी मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं। हिस्टोग्राम्स के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन ज़रूर होगी मैथ्स क्लास के दौरान, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। आइए सीधा हम देखेंगे पहले इन्फरेंस, एनालिसिस और इवैल्यूएशन क्या होता है। देखिए, एक ओपन क्वेश्चन होगा। इसमें अगर बार ग्राफ आपके सामने आएगा, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बार ग्राफ क्या है। इसी तरह से मैंने पाई चार्ट भी स्क्रीन पर डाला है और इसी तरह से मैंने हिस्टोग्राम को भी स्क्रीन पे डाला है। बाद में हम एक दो क्वेश्चंस सॉल्व भी करेंगे। इन्फरेंस क्या है? इन्फरेंस अंदाज़ा होता है यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड बैकग्राउंड टू रीच ए लॉजिकल कंक्लूजन। यानी आपको एक खुलासा लिखना है। इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है आपको इस बार ग्राफ पर या इस पाई चार्ट पर, जो इंफॉर्मेशन इसमें दी गई हो। इसी तरह से आपको तज्जिया करना है, एनालिसिस करनी है। एनालिसिस क्या है? ए डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग complex in order to understand it and its features. In other words, we can say that study something in detail. Study something in detail. डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ना, उस पर तज्जिया करना या उस पर तज्जिया लिखना। इसी तरह से इवैल्यूएशन करना है आपको। इवैल्यूएशन क्या है? प्रोसेस ऑफ जजिंग और कैलकुलेटिंग the quality, importance, amount or value of something। यानी इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं आपको असेसमेंट करना है। अब देखिए, यहां पर मैंने एक सिंपल सा बार चार्ट बनाया है। क्वेश्चन मैंने यहां पर रेज किया है, ऑब्जर्व द बार चार्ट विच इज शोइंग द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए सिटी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये यहां पर आप देखिए, इस क्वेश्चन को देखने के बाद पहले आपने क्या करना है? पहले आपने स्टडी करना है इस बार ग्राफ को या बार चार्ट को। इसमें 2 टाइप्स ऑफ बार्स मैंने खड़ा किए हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइन। देखिए, यहां पर हम जब देखते हैं, यहां पर जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम मैथमेटिक्स में वाई एक्सिस कहते हैं जब ग्राफ हम पढ़ते हैं। देखिए, यहां पर मैंने सपोर्ट्स लिखा है और यहां पर मैंने लिखा है नंबर ऑफ पर्सन्स। क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्व द बार चार्ट। बार चार्ट को आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए। विच इज शोइंग द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए सिटी। यहां पर डाटा कलेक्ट किया गया है, सर्वे की गई है एक सिटी की, और आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन यहां पर हैं 1, 2 and 3। मैंने इसमें 3 क्वेश्चन रेज किए हैं। देखिए, यहां पर क्या है,
या ये 0 है, फिर 200 है, फिर 400 है, फिर 600 है, 800 है, 1000 है, 1200 है। ये वाई एक्सिस शो करती है नंबर ऑफ पर्सन्स। यहां क्या है, सपोर्ट्स। ये जो ब्लैक बार्स जो हैं ये वाले, ये शो करते हैं वॉचिंग, और ये रेड बार्स शो करते हैं प्लेइंग, जो खेलते हैं। ये देखने वाले हैं, और जो रेड बार्स हैं ये खेलने वाले हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देना है बार चार्ट को देखने के बाद। विच गेम हैज द हाइस्ट व्यूअर्स, मैंने यहां पर लिखा है फुटबॉल। हाइस्ट व्यूअर्स, ज्यादा देखने वाले किस गेम को, किस खेल के ज्यादा देखने वाले हैं। अब यहां पर हम देखेंगे व्यूअर्स कौन से हैं। वाचिंग, यहां पर मैंने ब्लैक से लिखा है, यहां पर ये देखिए यहां पर लिखा है मैंने। आपको देखना है, आप चाहिए ये नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, ये व्यूअर्स हैं। नीचे लिखा है फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, गोल्फ। अब देखिए यहां फुटबॉल के जो व्यूअर्स हैं वो 1200 हैं। इसी तरह से अगर हम बेसबॉल के व्यूअर्स को देखेंगे वो नियर अबाउट 600 है। इसी तरह से अगर हम बास्केटबॉल को देखेंगे वो नियर अबाउट 700 या 750 होगा। लेकिन यहां पर ज्यादा व्यूअर्स किसके हैं, फुटबॉल के हैं। ये कहां से हमें ये पता चलता है सर, ये हमें पता चलता है इस बार चार्ट से, इस बार ग्राफ से, इस बार चार्ट से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच गेम हैज लीस्ट व्यूअर्स। देखिए लीस्ट व्यूअर्स किसके हैं, व्यूअर्स तो ब्लैक से हम यहां पर डिनोट करते हैं। अब देखिए यहां पर नंबर अगर हम मिलाएंगे ये नियर अबाउट 400 आता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है गोल्फ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी फुटबॉल प्लेयर्स आर देयर इन द सिटी। फुटबॉल प्लेयर्स कितने हैं इस शहर में। अब देखिए यहां पर फुटबॉल प्लेयर्स जो खेलते हैं वो रेड से है। सबसे ज्यादा यहां पर जो बार ऊंचा है ऊपर है वो है फुटबॉल का, ये वाला, इसलिए इसका आंसर आएगा 800। फुटबॉल जो खेलते हैं फुटबॉल प्लेयर्स यहां पर 800 हैं। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब आइए आगे, ये दूसरा क्वेश्चन है यहां पर, रीड द फॉलोइंग हिस्टोग्राम विच शोज दैट डेथ ड्यू टू वायलेंस हैज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स। राइट इन योर ओन वर्ड्स हाउ एजुकेटेड यूथ कैन प्ले ए मेजर रोल इन एस्टैब्लिशिंग पीस इन सोसाइटी। आपको हिस्टोग्राम पढ़ना है। हिस्टोग्राम को आपने बड़े गौर से देखना है। दिस इज द हिस्टोग्राम हियर। यहां पर क्या है, 1990, 1995 है, 2000 है, 2005 है, 2010 है। ऊपर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, ये यहां तक। डेथ इन थाउजेंड्स, दैट मीन्स 1 shows 1000, फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000, फिर 5000, 6000, 7000 एंड 8000। यहां मैंने दिखाया है 2.5 1990 में 2,500 डेथ्स हुए हैं। 1995 में 3.5 डेथ्स हुए हैं। इसी तरह से 4.5 2000 में हुआ है, 2005 में 6.5 हुआ है और 2010 में 7.5 डेथ्स हुए हैं। अब हमें इसको ऑब्जर्व करने के बाद इस पर एक डिटेल लिखनी है इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ।
पहले आपको इसके लिए सूटेबल एक टाइटल देना है। मैंने यहां पर लिखा रोल ऑफ यूथ इन एस्टैब्लिशिंग पीस इन सोसाइटी, यानी इंटरकनेक्टेड इन सोसाइटी। यूथ कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग पीस इन सोसाइटी, यानी जवान खून है, ये गर्म खून है, ये अमन कायम करने में, किसी भी सोसाइटी में अमन कायम करने में ये एक अच्छा किरदार निभा सकते हैं जो हमारे जवान हैं या जो हमारे नौजवान हैं। द हिस्टोग्राम, इसकी बात यहाँ पर, हिस्टोग्राम की बात यहाँ पर हम करेंगे। द हिस्टोग्राम शोज दैट नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू वायलेंस हैज डिक्रीज्ड इनॉर्मसली since the 90s. Death rate was 2,500 in 1990, but in 2010 it has increased to 7,500. यहां पर 7,500 पूछा। अब आगे आइए, यूथ कैन प्ले a major role in controlling violence. वायलेंस को कंट्रोल करने में नौजवान एक बेहतर किरदार निभा सकते हैं, एक बड़ा किरदार निभा सकते हैं। दे कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग पीस इन मैनी वेज। दे कैन अवेकन द पीपल टुवर्ड्स द नेसेसिटी ऑफ पीस। ये इस पर मैंने हिस्टोग्राम को ब्रीफली मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। यहाँ एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस हमें शो कर रही है ईयर्स और वाई एक्सिस हमें शो कर रही है डेथ्स इन थाउजेंड्स। आपको जब इस क्वेश्चन का आंसर डेवलप करना है या आपको पैरा लिखना है तो आप लिखेंगे 90 में 2,500 डेथ्स हुए हैं, फिर 1995 में 3.5 हुआ है, फिर 4.5 हुआ है, 2000 में 6.5 हुआ है 2005 में, और 7.5 हुआ है 2010 में। दैट मीन्स कि डेथ रेट जो है ड्यू टू वायलेंस इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1990 टू 2010, और सबसे ज़्यादा डेथ्स 2010 में हुई है। इसी को आपने अपने इस पैराग्राफ में लिखना है। जब आप इसको लिखोगे, आप पैरा में इसको एलॉबरेट करोगे आप, तो आप इस पर एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा डेथ्स हुई हैं और कहाँ किस साल डेथ रेट कम हुई थी, और क्या रोल है यूथ का। अंधेरे से रोशनी में ला सकते हैं, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट वो ला सकते हैं, वो एजुकेट कर सकते हैं। अब इस तरह से वो डेथ रेट को कम कर सकते हैं। इसी चीज़ को हमने यहाँ इस हिस्टोग्राम में उजागर किया है, इसी को हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है। यू कैन सी हियर, इसी चीज़ को हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है। इसको हिस्टोग्राम राइटिंग कहते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा क्लास इख्तिताम को पहुँचा। दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका खुश आमदीद है मेरी YouTube चैनल पर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आती है तो मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक बड़ा अहम है। क्लास 8th का टॉपिक है ये, सब्जेक्ट इंग्लिश, और ये विजुअल क्लू पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? रीड द बिलो गिवन विजुअल क्लू एंड डेवलप अ स्टोरी ऑफ योर ओन। यहाँ पर क्लू में आप देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, और इस पिक्चर में एक साइड में इस वक्त यहाँ पर एक गोट है, एक साइड में एक गोट है और दूसरी साइड में दूसरी गोट है, और नीचे एक ब्रिज जैसा है, और उसके नीचे ये वाटर है, पानी बह रहा है। हम कहेंगे कि ये रिवर है। टू गोट्स, एक इस डायरेक्शन से इस ब्रिज पर आ रही है और दूसरी इस डायरेक्शन से आ रही है, लेकिन यहाँ पर चलने की जगह जो इस ब्रिज पर है ये नैरो ब्रिज है, इसलिए एक साथ दोनों का यहाँ पर चलना मुमकिन नहीं है। अब देखिए ये विजुअल क्लू क्या होता है।
Let's first understand visual clue. A sign or picture. ये क्या होता है? A visual clue is a sign or picture. और ये साइन या ये पिक्चर हमें क्या हेल्प करती है? It helps us to find answers to a certain question. कोई एक सवाल होता है, आपसे पूछा जाएगा, उसमें ये हेल्प करता है हमें कि यहाँ से हम अपने आंसर्स दे सकें इस पिक्चर को देखकर, इस साइन को देखकर। विजुअल मीन्स होता है रिलेटिंग टू साइट और द थिंग्स दैट यू कैन सी। जो क्लू है, क्लू का माना है इशारा। इसमें इशारा होता है, कोई ना कोई इशारा होता है जिससे आप अपना जो आंसर है वो दे सकते हैं। आपके पेपर में रीड द बिलो गिवन विजुअल क्लू एंड डेवलप ए स्टोरी ऑफ योर ओन। देखिए, ये एक फेमस स्टोरी है, टू गोट्स। एक्चुअली ये टू सिली गोट्स, टू सिली गोट्स की एक कहानी है, ये एक स्टोरी है। इसको मैंने यहाँ पर डेवलप किया है और चंद एक क्लूज जो मैं आपको बताऊंगा। टू सिली गोट्स, यहाँ पर टू सिली गोट्स मैंने लिखा है एक स्टोरी। देयर लिव्ड टू सिली गोट्स इन ए विलेज। देयर वॉज ए नैरो ब्रिज ओवर ए रिवर इन द विलेज। वन डे द गोट्स wanted to cross the bridge. One silly goat was on one side and the other was on another side of the bridge. One of them said, I shall go first. Allow me to pass. The other goat said, no, I must cross first. You move aside. At last they came to the middle of the bridge and started to fighting terribly. As they were fighting, both of them fell into the river and were drowned. यहाँ पर आप इस स्टोरी पर गौर कीजिए। टू सिली गोट्स एक स्टोरी है जो एक विलेज में रहते थे। देयर वॉज ए नैरो ब्रिज, एक नैरो ब्रिज था जिस पर चलने के लिए सिर्फ एक ही गोट के लिए रास्ता था। वन डे द गोट्स वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज। एक दिन ये गोट्स इस ब्रिज को क्रॉस करना चाहते थे। वन साइड, वो एक साइड पे थी, एंड द अदर वन वाज ऑन द अदर साइड, और दूसरी गोट जो थी वो दूसरे साइड पर थी ऑफ द ब्रिज, इस ब्रिज के। वन ऑफ देम सेड, इनमें से एक ने कहा, आई शैल गो फर्स्ट, पहले मैं जाऊंगी। एलो मी टू पास, मुझे आप इजाजत दे दीजिए, मैं पहले जाऊंगी। द अदर गोट सेड, दूसरे ने कहा, नो, नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, पहले मुझे जाना चाहिए। आई मस्ट क्रॉस फर्स्ट, यू मूव असाइड, आप साइड में बैठ जाइए। एट लास्ट आखिर पर क्या होता है, ये ब्रिज के बीच आ जाते हैं और यहाँ पर इन्होंने बड़े खतरनाक तरीके से लड़ना शुरू किया। इसी लड़ाई में एज दे वर फाइटिंग, बोथ ऑफ देम फेल इनटू द रिवर, दोनों रिवर में गिर जाते हैं, एंड वायर ड्रोनड, और ये पानी में बह जाते हैं। ये इस विजुअल क्लू की स्टोरी बनती है जिसको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं, एक और क्लू मैंने यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल दिया है। ये है पिक्चर, ये है, आप गौर से देखिए, ये पिक्चर है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक पिक्चर है, यहाँ पर पानी है और यहाँ पर ये ब्रिज है। अब आते हैं इस स्टोरी पर कि ये स्टोरी आया क्या, कौन सी स्टोरी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर इस डॉग के माउथ में एक बूंद है, और यहां पर इस पानी में इस डॉग को अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी इमेज नजर आ रही है। इसके मुंह में इसको ये बूंद नजर आती है। डॉग, एक कुत्ता,
इस बोन को भी अब इसे छीनना चाहता है, इसे स्नैच करना चाहता है। इसी दौरान ये डॉग जो यहाँ पर ऊपर है ये बॉक करना शुरू करता है, भौंकना शुरू करता है। जब यह अपना मुंह खोलता है तो ये जो इसकी ये बोन जो इसके मुंह में है ये गिर जाती है और पानी में चली जाती है। इस तरह से ये इस बोन से भी हाथ धो बैठता है। अब इस स्टोरी को डेवलप करना है, इस पर एक स्टोरी लिखनी है, इस पर स्टोरी लिखनी है। यहां पर मैंने लिखा है वंस देयर लिव्ड अ डॉग, ही वॉज वेरी हंग्री, ही wandered here and there in search of food। एक कुत्ता था, वो बहुत ज्यादा भूखा था, वो यहां से वहां घूम रहा था in search of food। He got a juicy bone from a butcher's shop। एक कसाई के एक शॉप से, दुकान से एक जूसी बोन ये हासिल करता है। He felt very happy, खुश हो जाता है। Took the bone and ran away। अब ये बोन को उठाता है, इस हड्डी को उठाता है और दौड़ना शुरू करता है और भाग जाता है। He reached on a bridge। एक ब्रिज पर ये पहुंचता है, ऑफ ए रिवर, जो एक रिवर पर था। He saw his own reflection। अब ये क्या देखता है, पानी में अपनी ही रिफ्लेक्शन, अपनी ही इमेज को देखता है ये। He thought there was another dog। इसे लगता है कि एक दूसरा डॉग है with a juicy bone, जिसके माउथ में एक जूसी बोन है। He wanted to snatch that bone। अब ये इस बोन को भी छीनना चाहता है इससे, from him, इस डॉग से जो इसकी एक्चुअली इसकी रिफ्लेक्शन होती है। He started barking। अब इसने भौंकना शुरू किया। And as he opened his mouth, जो ही इसने अपना मुंह खोला, the bone fell down from his mouth into the river। अब ये जो बोन है, ये जो हड्डी है, ये इसके मुंह से गिर जाती है और रिवर में चली जाती है। इस विजुअल क्लू के लिए ये स्टोरी है, जो विजुअल क्लू आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये विजुअल क्लू जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए हर एक स्टोरी का मॉरल होता है। अब यहाँ पर हम जो आपके मॉरल पेपर में ऑलरेडी है, इसका मॉरल क्या है, देखिए इसका मॉरल क्या बनता है। इसका मॉरल बनता है वी शुड नॉट क्वारल। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो यहां पर यह विजुअल क्लू है, इसका भी एक मॉरल बनता है। इसका मॉरल क्या है, ग्रीड इज कर्स। ग्रीड इज कर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यहीं पर क्लोज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड। वालेकुम एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, खुश रहिए, सलामत रहिए और अपनी नेक दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। आज का हमारा बड़ा अहम टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है माइंड मैपर। यहाँ मॉडल पेपर जो 8th का है और यहाँ सेक्शन सी में जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है, सेक्शन सी में आप सेक्शन सी देखिए। राइटिंग स्किल्स इसके 12 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये यहाँ पर। रीड द फॉलोइंग माइंड मैप एंड डेवलप a dialogue between a teacher and a student in a classroom। इसके 3 मार्क्स हैं। आप देखिए यहाँ पे ये माइंड मैप है और माइंड मैप को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर सेंटर में लिखा है लाइफ और अब ब्रांचेस हैं इसके जिनको एरोज से डायरेक्शन दी गई है। वाटर है, इसी तरह से लाइट है, प्लांट्स हैं, शेल्टर है, एनिमल्स हैं, हीट है, एयर है, फूड है। अब पहले हमें यह समझना है कि माइंड मैप क्या होता है। व्हाट एक्चुअली माइंड मैप इज। A mind map is a diagram in which information is represented visually, usually with a central idea placed in the middle and associated ideas
अराउंड इट। ये इसके एसोसिएटेड आइडियाज हैं। आप देखिए यहां पर मैंने एक माइंड मैप बनाया है, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और नजर आएगा। ये यहां पर है, दिस इज हियर। सिमिलरली ऐसे देखेंगे हम, यहां पे भी इसका सेंट्रल आइडिया द बुक है और एसोसिएटेड आइडियाज जो हैं, जो ब्रांचेस हैं इसकी, वो यहां पर नेम है, ऑथर है, पब्लिशर है, इसी तरह से चैप्टर्स हैं, पेजेस हैं, लैंग्वेजेस हैं और प्राइस है। अब क्या करना है आपको, देखिए माइंड मैप आपने समझा है कि इसका एक सेंट्रल आइडिया होता है और आपके सामने एक विजुअल जो आपको दिखाई देता है, विजुअल प्रेजेंटेशन होती है। तो इसका सेंट्रल आइडिया होता है और इसके एसोसिएटेड आइडियाज यानी ब्रांचेस इसके होते हैं, वो एसोसिएटेड आइडियाज कहलाते हैं। अब आपने करना क्या है, हाउ टू डेवलप एन ऐसे पैराग्राफ और कन्वर्सेशन, जिसको हम डायलॉग कहते हैं, फ्रॉम ए गिवन माइंड मैप। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रीड द मैप एंड इट्स ब्रांचेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए आपको पढ़ना है, इस मैप को गौर से देखना है। यू हैव टू सी द मैप, अच्छी तरह से इसको देखना है, गौर से देखना है इसको। फिर इसके ब्रांचेस को देखना है, जो साइड में जो ब्रांचेस हैं, जो एसोसिएटेड आइडियाज हैं, इनको देखना है। सेंट्रल आइडिया क्या है और एसोसिएटेड आइडियाज क्या है, इन पर आपको कंसंट्रेट करना है, पहले इनको अंडरस्टैंड करना है, इनको समझना है। फिर आगे कंसंट्रेट ऑन द सेंट्रल आइडिया और थीम एंड देन गिव अ सुटेबल टाइटल टू योर राइट अप। अब जो आपने लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे लिखना है, आपने पैराग्राफ लिखना है, या आपने कोई कन्वर्सेशन बनानी है, कोई डायलॉग बनाना है, तो आपने पहले इसको एक सुटेबल टाइटल देना है, सुटेबल हेडिंग देनी है। फिर क्या करना है आपको, आपने फिर स्टार्ट राइटिंग अबाउट द सेंट्रल आइडिया। आपने अपने सेंट्रल आइडिया के बारे में लिखना शुरू करना है। फिर आपने इसके बारे में लिखा एंड देन कंसंट्रेट ऑन दिस ब्रांचेस एंड राइट द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन इट। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो इसकी ब्रांचेस में इंफॉर्मेशन है, उस पर आपको फिर लिखना है। फिर एक सूटेबल कंक्लूजन लिखना है इस पर आपने। आइए, जो आपका माइंड मैप है मॉडल पेपर में, वो एक्चुअली सेंट्रल आइडिया उसमें लाइफ है और इस पर एक टीचर और एक स्टूडेंट का डायलॉग डेवलप करना है या एक कन्वर्सेशन लिखनी है आपको। आइए, मैंने इस पर एक कन्वर्सेशन लिखी है, आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। कन्वर्सेशन बिटवीन और डायलॉग आप यहां पर लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ कन्वर्सेशन आप डायलॉग भी लिख सकते हैं। कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट इन ए क्लासरूम, ये मैंने इसका पहले एक सूटेबल टाइटल दिया है। फिर टीचर जब क्लासरूम में जाता है, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ऐसे स्टूडेंट्स उसको कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, वी आर फाइन, हाउ आर यू। टीचर रेस्पॉन्ड करेगा आई एम फाइन। वसीम स्टूडेंट किसी स्टूडेंट से व्हाट इज लाइफ, इसे ये सवाल पूछता है, यहां से डायलॉग शुरू होता है, यहां से कन्वर्सेशन शुरू होती है। स्टूडेंट वसीम, well sir, life is the condition that differs animals and plants from all non-living things. Those things which show the characteristics of life are said to be living. ये यहां पर ऐसे शुरू होता है एक डायलॉग और आगे टीचर उससे पूछेगा, टीचर पूछता है well, will you explain it a bit how animals and plants are living and which characteristics of life they show. ये टीचर इनसे पूछता है इस स्टूडेंट से जिसका नाम वसीम है, और स्टूडेंट इसको रेस्पॉन्ड देता है इन दीज वर्ड्स जो आप देख रहे हैं इस वक्त। show us those things which show characteristics of life such as growth, respiration, reproduction and need air, water and food to live or called living things. Plants and animals show all these characteristics, that is why they are living. तो आगे टीचर इससे पूछता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ लाइट इन लाइफ। अब जितने भी इसके
सब आइडियाज हैं या एसोसिएटेड आइडियाज हैं, उनको इस कन्वर्सेशन में आपने लाना है। व्हाट इज द रोल ऑफ लाइट इन लाइफ? स्टूडेंट रेस्पॉन्ड्स लाइक दिस स्टूडेंट, सर लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स, it helps animals to see and recognize the surroundings. It plays a vital role in photosynthesis. It provides required heat to all forms of life. Like this, the dialogue जो आगे बढ़ता है, teacher, well, what are the basic requirements of life? What are the basic requirements of life? यहाँ पर, और इसी तरह से स्टूडेंट रेस्पॉन्ड करता है, एयर, वाटर, फूड, क्लोथिंग, स्लीप एंड शेल्टर, ये सब आपके माइंड मैप में है। फिर टीचर, मे यू लिव लॉन्ग, आखिर पर इसको कंक्लूड करता है, वर्क हार्ड, स्टूडेंट इसको रेस्पॉन्ड करता है विद दिस वर्ड्स, थैंक्स सर, श्योर आई विल। इसको कहते हैं डायलॉग या इसको कहते हैं कन्वर्सेशन। और एक माइंड मैप को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उस पर किस तरह से हम डायलॉग बनाएंगे, किस तरह से हम एक ऐसे लिखेंगे, किस तरह से हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है वो अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की, क्योंकि इस साल डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आएगा और आई होप दैट माय स्टूडेंट्स विल रेस्पॉन्ड क्वेश्चन एफिशिएंटली। और आगे भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर बात करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहेंगे। टिल देन, ओके बाय, अस्सलाम वालेकुम।